हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहाँ पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई सिंगल मेंबर है तो उसमें हम ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, उसमें स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ से आगे देखने वाले हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर कोई मेंबर है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो उस मेंबर में जो ट्रेसेस लगेंगे उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इससे आगे जितने भी वीडियोस आएंगे उसमें देखेंगे। तो अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई मेंबर है तो हम उसको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, एक तो हम उसमें सीरीज में कनेक्शन कर सकते हैं या फिर उसको हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास होंगे, एक तो सीरीज का ऑप्शन होगा, सेकंड जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऑप्शन हमारे पास होगा। तो उसमें हम पहले आज देखने वाले हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दो मेंबर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये देखने से पहले हम देखेंगे अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम सीरीज में कनेक्टेड है ऐसा कब बोल सकते हैं। अगर ये मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है तो इस दो ऑब्जेक्ट को मैं कब बोलूंगा कि ये दो ऑब्जेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन अगर उस मेंबर में फॉलो होती है तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सीरीज में है, वो मेंबर इन सीरीज में है। तो उसके लिए जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन है वो है जो भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे उनका जो कनेक्शन होगा वो एंड टू एंड होना चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए। एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए मेंबर के बीच में, एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए मेंबर के बीच में। अब यहाँ पे मैंने दो मेंबर दिखाए, ये फर्स्ट मेंबर है और एक सेकेंड मेंबर है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मेंबर का एक एंड है, ये तो फिक्स किया हुआ है, और ये सेकेंड जो एंड है उस पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का एंड कनेक्ट किया हुआ है, मतलब एंड टू एंड कनेक्ट है, एंड टू एंड कनेक्ट है। अगर ये कोई दो ऑब्जेक्ट है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है और ये एंड टू एंड कनेक्टेड है तो हम उसको बोलते हैं कि वो दो ऑब्जेक्ट या दो मेंबर इन सीरीज में है। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो इसको हम सीरीज में नहीं बोल सकते क्योंकि इसका एंड इस तरफ एक है, इस तरफ एक है और ये बीच में ही कनेक्टेड है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को सीरीज में नहीं बोल सकते। सेकेंड जो कंडीशन है वो है अगर ऑब्जेक्ट सीरीज में है तो उनका जो टोटल इलांगेशन होता है वो बराबर होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मेंबर्स। मतलब अगर ये मेरे पास कोई दो मेंबर है तो इसमें जो टोटल चेंज इन लेंथ होगा, टोटल एक्सटेंशन होगा, वो इस दो मेंबर को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितना इलांगेशन होगा, इसमें कितना इलांगेशन होगा, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा टोटल इलांगेशन इन सीरीज के कनेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हर न्यूमेरिकल में हम यही कंडीशन लगा के उसको सॉल्व करते हैं। तो सीरीज की कंडीशन, सीरीज में हम क्या करते हैं, जितने भी मेंबर है उन सब मेंबर का इलांगेशन ऐड करते हैं तभी हमें उसका टोटल इलांगेशन मिलता है। जैसे कि इस केस में दो ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स लग रहा है P। तो अगर मान लीजिए इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट में इतना इलांगेशन हो रहा है, इसे मैं डेल्टा 1 मान लेता हूं, और सेकेंड ऑब्जेक्ट में इसी फोर्स की वजह से इतना इलांगेशन हो रहा है जिसे मैं डेल L2 मान लेता हूं। तो अगर मैं इसको टोटल इलांगेशन इस ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो कंडीशन होगी वो होगी टोटल इलांगेशन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर प्लस चेंज इन लेंथ फॉर सेकेंड मेंबर। ओके, तो सीरीज की कंडीशन में टोटल इलांगेशन जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल कंपोनेंट होता है, ऑल मेंबर होता है। और थर्ड जो कंडीशन होगी किसी ऑब्जेक्ट को सीरीज में होने के लिए वो होगी अगर सिंगल लोड मेंबर पे लग रहा है। सिंगल लोड की बात कर रहा हूं मैं, मल्टीपल लोड की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। सिंगल लोड लग रहा है तो वो जो सिंगल लोड सीरीज, और अगर सीरीज में मेंबर होंगे और उसमें कोई सिंगल लोड लग रहा है तो वही लोड हर एक मेंबर में सेम होता है, वही लोड हर मेंबर पे सेम होता है। मतलब यहां पे जो फोर्सेस इन मेंबर 1 होगा, फोर्सेस इन मेंबर 2 होगा, वो इक्वल होगा P के बराबर।
वो इक्वल होगा P के बराबर, क्योंकि यहाँ पे ये दो मेंबर सीरीज में है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो P है। तो यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट में भी P लगेगा, इस ऑब्जेक्ट में भी P लगेगा। तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू P होगा। तो सेम अगर सिंगल लोड है तो हर एक मेंबर पे वही लोड अप्लाई होता है। जैसे कि ये दो पेन, अगर मैं इसको एंड टू एंड कनेक्ट करता हूं तो मैं इसे सीरीज में बोलता हूं, और जब मैं इस पेन के एक एंड को पकड़ के खींचता हूं तो इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस पे लग रहा है, क्योंकि सिंगल फोर्स है। अगर डबल फोर्स है, मैं इसको और इसको अलग अलग फोर्स से खींच रहा हूं, यहाँ पे इसको अलग खींच रहा हूं, इसको अलग खींच रहा हूं, तो उस कंडीशन में फोर्सेस की वैल्यू इस मेंबर पे अलग होगी, इस मेंबर पे अलग होगी। बट अगर कोई सिंगल फोर्स है तो इस मेंबर पे और इस मेंबर पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा फॉर अ सीरीज कंडीशन। तो सीरीज में 3 कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए, जो टोटल इलोंगेशन होगा वो अलजेब्रिक सम होगा ऑफ ऑल मेंबर्स, एंड थर्ड जो कंडीशन होगा जो P लगेगा वो इक्वल इन ऑल मेंबर्स होगा इफ सिंगल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सीरीज मेंबर। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होती है तो किसी भी मेंबर को या किसी भी नंबर ऑफ मेंबर जो कनेक्टेड होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि वो मेंबर इन सीरीज है, वो मेंबर इन सीरीज है। अब इसमें हम ट्रेस और स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ होगी L1 होगी, यहाँ पे जो लेंथ होगी L2 होगी, इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2 होगा। इसकी लेंथ अलग है, एरिया अलग अलग है, फिर भी इस पे जो फोर्सेस लगता है वो सेम लग रहा है। तो अगर मैं चेंज इन लेंथ की बात करता हूं उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास जनरल हुक्स लॉ से हमें एक जो इक्वेशन मिला था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन होता है। तो अब यहां से मैं अगर स्ट्रेन को निकालना चाहता हूं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू हम जानते हैं, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है इज इक्वल टू, अब स्ट्रेस को हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया लिख सकते हैं। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस को हम लिखते हैं और यहाँ पे ई आ जाएगा। और अगर मैं चेंज इन लेंथ की बात करता हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ से PL डिवाइडेड बाय ए, PL डिवाइडेड बाय ए। तो किसी भी मेंबर में चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है? PL डिवाइडेड बाय ए होता है। यहाँ पे P जो है वो फोर्स है, L लेंथ है, एरिया है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज होगा वो निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है, पूरे ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, फर्स्ट और सेकेंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ मिलेगा। अब फर्स्ट के लिए हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ तो टोटल चेंज इन लेंथ अब फर्स्ट मेंबर के लिए है, तो इसमें जो फोर्सेस है वो P1 आ जाएगा, लेंथ जो है L1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय एरिया A1 आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 आ जाएगी। ओके, क्योंकि 1 के लिए तो सब में सफिक्स 1 आ जाएगा। अब सेकंड के लिए मैं लगाता हूं तो मुझे मिलेगा P2L2 डिवाइडेड बाय A2E2, P2L2 डिवाइडेड बाय A2E2। अब कई जगह अलग अलग कंडीशन होते हैं, कई जगह एरिया सेम होता है, कई जगह एरिया सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे एरिया अलग अलग है तो कई आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा, तो इस केस में इसका एरिया कांस्टेंट होगा। अगर एरिया कांस्टेंट होगा तो इसको खाली हम ए लिख सकते हैं और इस ए को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि अगर एरिया फॉर कॉमन, अगर एरिया सेम है तो हम लिखेंगे P1L1, सॉरी एरिया कॉमन है तो यहाँ पे 1/a हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा P1L1 डिवाइडेड बाय E1 प्लस यहाँ पे बचेगा P2L2 डिवाइडेड बाय E2। ये कब? जब एरिया कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, उस केस में एरिया को हम कॉमन ले लेंगे। अगर किसी कंडीशन हमें ऐसी मिलती है जहां पे मटेरियल सेम है, अब ये जो फर्स्ट मेंबर है और सेकंड मेंबर है दोनों भी स्टील के बने हुए हैं, दोनों भी ब्रास के बने हुए हैं, दोनों भी किसी सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो सेम मटेरियल से बने हुए हैं मतलब उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज होगी, मटेरियल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो दोनों के लिए भी सेम हो जाएगी, वो दोनों के लिए भी सेम हो जाएगी। अगर E1 इज इक्वल टू E2 हो जाएगा तो उस केस में हम इस E को भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं A1 डिवाइडेड बाय AE इनसाइड ब्रैकेट P1 L1 प्लस P2 L2। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें फोर्सेस सेम है, फर्स्ट पे भी सेम है, सेकंड पे भी सेम है, तो यहाँ से भी हम P1 और P2 को कॉमन ले सकते हैं, P ले सकते हैं। अगर फोर्सेस सेम है तो उसको भी कॉमन ले लेंगे, दोनों से अंदर बचेगा L1 प्लस L2। अगर लेंथ भी सेम है तो L1 प्लस L2 ट्वाइस L हो जाएगा, ट्वाइस L हो जाएगा। तो ऐसे हम उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो न्यूमेरिकल होगा उसमें हमें क्या दे रखा है, एरिया सेम दे रखा है या मटेरियल सेम है, मटेरियल डिफरेंट है, उसमें लगने वाले फोर्सेस सेम है, उसमें लगने वाले फोर्सेस डिफरेंट है, उसकी लेंथ सेम है, लेंथ डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले में मॉडिफाई करेंगे और हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हम यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि आपका कुछ जो बचा हुआ कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मेंबर इन सीरीज के कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझ जाते हैं तो इस सीरीज के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे तो उस न्यूमेरिकल को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सबके सेम रहेंगे, खाली आपको अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम उसकी वैल्यू में चेंजेस करना होगा। इसके न्यूमेरिकल जो है वो बहुत इजी तरीके से होते हैं, तो आपको 100% इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। अ सर्कुलर बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया 200 mm²। अब हमें दिया क्या है, एक सर्कुलर बार है जिसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 200 mm² का है, 200 mm² का है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि 200 mm² का है, मतलब यहाँ पे जितना भी बार दिया है उसका जो एरिया है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है जिसका एरिया, सबका एरिया सेम है, सबका एरिया जो है वो सेम है, लेंथ अलग अलग है बट एरिया सेम है। ओके, तो एरिया जो है वो 200 mm² इज सब्जेक्टेड टू द एक्सियल लोड, एक्सियल लोडिंग है। और हम सीरीज और पैरेलल में देखेंगे, अगर एक्सियल लोड है तभी हम उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर कोई ऑफसेट है तो बेंडिंग में चला जाएगा, तो वो इस चैप्टर का हमारा इंक्लूडेड नहीं है, वो हम अलग चैप्टर में देखेंगे। एक्सियल लोडिंग की ही बात करेंगे इस चैप्टर में। तो एक्सियल लोड इज शोन इन फिगर, तो इस फिगर में एक्सियल लोड हमें दिखाए गए हैं। यहाँ पे 25 किलो न्यूटन लेफ्ट वर्ड लग रहा है, यहाँ पे राइट वर्ड लग रहा है, यहाँ 100 न्यूटन लेफ्ट वर्ड और फिर राइट वर्ड लग रहा है 65 किलो न्यूटन, राइट वर्ड लग रहा है 65 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमें फोर्सेस नंबर ऑफ लोड दिए हैं, नंबर ऑफ लोड दिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P, ये जो फोर्स यहाँ पे दिखाया है P, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंड द टोटल इलॉन्गेशन, ये इस फोर्सेस की वजह से इस पूरे बार में, जो सर्कुलर बार हमें दिया है उस पूरे बार में कितना इलॉन्गेशन होगा उसका हमें फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हमें E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2000 किलो न्यूटन पर mm² दी है। और क्या दे रखा है हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 किलो न्यूटन पर mm², ये दे रखा है। तो अब हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हमें पूरे फोर्सेस का नॉलेज नहीं होगा, इस ऑब्जेक्ट में कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, तो उसमें आने वाले इलॉन्गेशन को हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो पहले हमें इस फोर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम हमेशा इक्विलिब्रियम मेंबर की स्टडी करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि हम हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बैलेंस फोर्सेस की स्टडी करते हैं। अगर अनबैलेंस फोर्सेस है तो मोशन आ जाएगा और उसकी स्टडी हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये मेंबर होगा, तो इसमें हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। अब हमें साइन कन्वेंशन यहाँ पे लेना है, तो साइन कन्वेंशन हम ले लेते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम समेशन ले लेते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, तो जब भी
फोर्सेस राइटवर्ड की तरफ जाएंगे तब हमें इसको पॉजिटिव लेना है, और जब भी फोर्सेस लेफ्टवर्ड के आएंगे मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो उसे हम निगेटिव ले लेना है। ओके, तो इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करके मैं इस पूरे फोर्सेस की स्टडी करता हूं, पूरे फोर्सेस का समेशन यहाँ पे ले लेता हूं। तो फर्स्ट जो 50 किलो न्यूटन का फोर्स है वो लेफ्टवर्ड जा रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे ले लेता हूं -50। ओके, अब दूसरा जो फोर्स है P, जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, वो राइटवर्ड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो उसे मैं पॉजिटिव P ले लेता हूं। थर्ड जो फोर्सेस है 100 किलो न्यूटन, लेफ्टवर्ड जा रहा है, माइनस लूंगा क्योंकि लेफ्टवर्ड जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 100 न्यूटन, उसकी जो वैल्यू है वो है 100 किलो न्यूटन। अब उसके बाद का जो फोर्स है वो है 65 किलो न्यूटन, राइटवर्ड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो 65। अब कोई फोर्सेस नहीं बचा है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मेंबर इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम ये कंडीशन लगा पा रहे हैं। और अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे -50 -100 प्लस 65, अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको P की जो वैल्यू है वो मिलेगी, P इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन, P इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन। और हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस सब्जेक्ट में जितने भी फोर्सेस टेंसाइल नेचर के हैं, जितने भी फोर्सेस की वजह से एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब टेंसाइल फोर्सेस है, तो उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव, उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव। मतलब जहां पे भी आपको टेंसाइल फोर्स मिलेगा, टेंसाइल नेचर मिलेगा, तो उसको आप पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या लेंगे, पॉजिटिव। और जहां पे भी कॉम्प्रेसिव फोर्स मिलेगा, जहां पे भी मेंबर कॉम्प्रेस होगा, उस पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरे फोर्सेस के लिए, पूरे सब्जेक्ट में आप उसका साइन क्या लोगे, निगेटिव। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, टेंसाइल के लिए पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन के लिए निगेटिव। तो यहाँ पे मुझे फोर्सेस की वैल्यू मिल गई, जो मैं कैलकुलेट करना चाहता था, P इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन, यहाँ पे मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 85 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे P की वैल्यू कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स लगा के P की वैल्यू निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया और कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिखाया है। अब हमें मेन दूसरा चीज क्या निकालना था, यहाँ पे टोटल इलॉन्गेशन निकालना था। तो हम जानते हैं टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ फॉर फर्स्ट मेंबर प्लस चेंज इन लेंथ फॉर सेकेंड मेंबर प्लस चेंज इन लेंथ फॉर थर्ड मेंबर। तो इस सबका जब मैं अलजेब्रिक सम करूंगा तब मुझे टोटल इलॉन्गेशन मिलेगा, क्योंकि एक मेंबर जो है सीरीज में है, अभी हमने देखा था। तो टोटल इलॉन्गेशन इज इक्वल टू, अब चेंज इन लेंथ हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया था, वो होता है PL डिवाइडेड बाय AE, PL डिवाइडेड बाय AE। अब ये कौन से मेंबर के लिए होगा, AB मेंबर के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक एक मेंबर है, यहां से यहां तक एक है, और यहां से एक, तो 3 मेंबर का बना हुआ है। तो सेकेंड जो होगा वो होगा PL डिवाइडेड बाय AE फॉर BC मेंबर के लिए, और थर्ड जो चेंज इन लेंथ होगा PL डिवाइडेड बाय AE, वो होगा CD मेंबर के लिए। ओके, CD मेंबर के लिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब इसमें अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, तो उसको कैसे लेंगे, तो इसके लिए हमें उसके जो जितने भी सेक्शंस है उसको अलग अलग ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे कि ये फर्स्ट सेक्शन है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब इस पे कितना फोर्सेस लगेगा उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो AB सेक्शन है, तो इसका एक सेक्शन लेना पड़ेगा। AB हमारे पास मेंबर है, अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूं। ओके, जब मैं इस बीच में एक सेक्शन लूंगा और उसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है उसको कंसीडर करूंगा, तो मुझे इस पे लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू पता चलेगी। तो अब मैं फोर्सेस इन AB मेंबर निकालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फोर्सेस इन AB मेंबर। ओके, क्योंकि अब यहाँ पे 50 लग रहा है, 85 लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा नेट फोर्स कौन सा लगेगा वो हमें निकालना है। तो फोर्सेस इन AB निकालता हूं, तो मैं देख पा रहा हूं P जो है 85 राइट वर्ड है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं। 100 किलो न्यूटन लेफ्ट वर्ड है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे -100 लूंगा।
उसके बाद 65 किलो न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो मैं इसे +65 लूंगा। तो अगर इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये -50, ये मिल जाएगा आपको 50 किलो न्यूटन। ओके, ये मिल जाएगा आपको 50 किलो न्यूटन। और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन है, मतलब ये फोर्सेस का नेचर क्या है, टेंसाइल है। पॉजिटिव आया है वैल्यू मतलब टेंसाइल नेचर का है। और आप देख भी पा रहे हो कि इसके एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, 50 किलो न्यूटन। तो यहां से पता चलेगा इस एंड पे लग रहा है 50 किलो न्यूटन, तो इसी एंड पे भी लगेगा 50 किलो न्यूटन। ओके, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, एक एंड पे जितना लगेगा उतना ही फोर्स दूसरी एंड पे लगेगा। ये फर्स्ट मेंबर का कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया। अब सेकेंड मेंबर की बात करते हैं, तो सेकेंड मेंबर हमारा कौन सा है, BC। सेकेंड मेंबर कौन सा है हमारे पास, BC। अब BC में कितना फोर्स लग रहा है नेट, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, तो मैं BC में एक सेक्शन ले लेता हूं, BC पे एक सेक्शन लेता हूं और उसके पूरे राइट साइड में जितने फोर्सेस है उसको कंसीडर करूंगा। ये जो सेक्शन लिया है मुझे BC का फोर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके बीचों बीच में एक सेक्शन लेता हूं, कहां पे भी लीजिए, और उससे इस तरफ के राइट साइड के पूरे फोर्सेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो हमें क्या निकालना था, फोर्सेस इन मेंबर BC। अब ये जो BC के अंदर मैंने एक सेक्शन लिया है, उसके राइट साइड के कितने फोर्सेस है, दो फोर्सेस हमारे पास आएंगे, एक तो 100 और दूसरा है 65। अब उसको हम साइन के साथ लेंगे। अब ये कहां पे जा रहा है, -x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसे मैं क्या लूंगा, -100 लूंगा। और जो 65 किलो न्यूटन है वो +x एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो मैं इसे प्लस लूंगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, -35 किलो न्यूटन मिल रही है। यहाँ पे फोर्सेस इन मेंबर BC मुझे कितना मिल रहा है, माइनस। तो माइनस से क्या पता चलता है, ये क्या है, कॉम्प्रेशन इन नेचर है। अभी मैंने बताया टेंसाइल होगा तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। निगेटिव है तो उसको लिए क्या लेना है, कॉम्प्रेसिव। मतलब ये जो फोर्सेस इन मेंबर BC लग रहा है उसकी वैल्यू 35 किलो न्यूटन है और माइनस है, तो इसलिए ये कॉम्प्रेशन इन नेचर है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्रेस इन नेचर होगा, मतलब इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम में है तो दोनों एंड पे एक ही फोर्स लगेगा, 35 किलो न्यूटन, 35 किलो न्यूटन, बट इसका नेचर कॉम्प्रेशन है, माइनस आ रहा था तो मैंने इसको कॉम्प्रेशन लिखा। अब थर्ड मेंबर हमें यहाँ पे लेना है, जो थर्ड मेंबर है हमारे पास CD। तो CD के लिए भी, अब CD के लिए फोर्स निकालना है तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ और राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करता हूँ। तो राइट साइड पे मुझे एक ही फोर्स मिल रहा है, वो है +65, प्लस है मतलब टेंसाइल नेचर है, +65 किलो न्यूटन, और इसके इस एंड पे भी लगेगा 65 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्सेस निकला है, फोर्सेस इन AB मैंने निकाला है, फोर्सेस इन BC निकाला है, फोर्सेस इन CD निकाला है। तो उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास इसका क्या है, एरिया जो है वो सब मेंबर के लिए, एरिया ऑफ AB, एरिया ऑफ BC, एरिया ऑफ CD क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। तो इसका तीनों का एरिया सेम है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, राइट। अब ये जो बार है सर्कुलर, वो एक ही मटेरियल से बना हुआ है, सर्कुलर बार है, बट इसका मटेरियल यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन जो भी मटेरियल है वो तीनों के लिए भी, तीनों सेक्शन के लिए भी क्या है, सेम है। अगर सेम मटेरियल के तीनों सेक्शन बने हुए तो उसके लिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ निकालने के लिए मेरे पास फोर्सेस तो अलग अलग है। अभी हमने देखा फोर्सेस इस पे 50 है, 35 है, 65 है, अलग अलग है, इसको कॉमन नहीं निकाल सकते। लेंथ अलग अलग है, इसको भी कॉमन नहीं ले सकते। तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास बचा क्या है, 1/AE। एरिया सबके लिए कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबके लिए कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फोर्सेस इन AB इंटू लेंथ ऑफ AB प्लस फोर्सेस इन BC इंटू लेंथ ऑफ BC प्लस फोर्सेस इन CD इंटू लेंथ ऑफ CD हमारे पास यहाँ पे बचेगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास है 200 mm² और E जो है मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 200 किलो न्यूटन है, यहाँ पे किलो है तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो था। ओके, तो यहाँ पे फोर्सेस इन AB कितना है, 50 है, इंटू लेंथ ऑफ AB हमारे पास कितना है, 0.5 मीटर। अब यहाँ पे हमने mm में रखा है, E जो है mm में रखा है, एरिया mm में रखा है, तो इस लेंथ को भी हमें mm में रखना पड़ेगा क्योंकि सेम यूनिट में हमें रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन है, मतलब 50 इंटू 10⁻³ होगा,
इनटू इसकी लेंथ जो है वो लेंथ 0.5 मीटर थी, तो मैं इसको डायरेक्टली 500 mm लिख सकता हूँ। ओके, अब सेकेंड, फोर्सेस इन बीसी मेंबर 35 किलो न्यूटन है, बट इसका नेचर क्या है, कॉम्प्रेशन इन नेचर है, और कॉम्प्रेशन जब भी होगा तब हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको निगेटिव साइन के साथ लूंगा। अब जब मैंने कैलकुलेट किया था वहाँ पे भी निगेटिव साइन आया था, -35 किलो न्यूटन लग रहा था। तो यहाँ पे मैं -35 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन है, और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर को मैं अगर mm में कन्वर्ट करता हूँ तो वो हो जाएगा 1000, राइट। अब थर्ड मेंबर में फोर्सेस क्या है, 65, नेचर क्या है, टेंसाइल, तो टेंसाइल है तो प्लस आएगा, और यहाँ पे फोर्सेस लग रहा है 65 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन है, इंटू इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 0.6 मीटर। तो अगर इसको मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 600 mm। ओके, और आज जब आप इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये 10⁻³ 10⁻³ 10⁻³ को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये 10⁻³ के साथ कट हो जाएगा, और ये जब मैं पूरे इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे यहाँ पे टोटल चेंज इन लेंथ मिल जाता है 0.725 mm, 0.725 mm। अब इसमें पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या है, इलोंगेट हो रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या, इलोंगेशन होगा इस बार में, वो कितना होगा 0.725 mm का इस बार में इलोंगेशन होगा ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इसके इजी है, खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू फोर्सेस निकालनी है। अब फोर्सेस कैसे निकालते हैं, जिस भी मेंबर का आपको फोर्स निकालना है, मान लीजिए ए बी का निकालना है तो ए बी पे एक सेक्शन लीजिए, ए बी के जिस सेक्शन पे लिया है उस सेक्शन के पूरे राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करिए, पूरे राइट साइड के फोर्सेस कंसीडर करिए। तो राइट साइड में मैं देख पा रहा हूं तो P है 100 है और 65 है, 85 100 और 65। अब इसको साइन के साथ लेना पड़ता है। जब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते हैं तो ये जो P है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस आएगा, 100 है निगेटिव जा रहा है तो माइनस आएगा, 65 है प्लस है, तो 85 प्लस 65 माइनस 100 करेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अब सिमिलरली BC में कैसे निकालते हैं, BC पे एक सेक्शन लिया, इसके राइट साइड के कंसीडर किया, तो -100 प्लस 65 मतलब -35 आ गया। -35 कॉम्प्रेशन इन नेचर है, निगेटिव साइन आया था तो कॉम्प्रेशन हमने मान लिया, क्योंकि निगेटिव जब आता है तो उसको कॉम्प्रेसिंग नेचर मान लेते हैं। अब सिमिलरली CD में निकालना चाहता था तो CD पे मैंने सेक्शन लिया, राइट साइड में देखा तो एक ही फोर्स लग रहा है 65 किलो न्यूटन, वो भी टेंसाइल नेचर का है, तो वो मैंने दिखा लिया। तो यहाँ से आपको फोर्सेस की वैल्यू निकालेंगे, लेंथ आपको दी होगी, एरिया आपको दिया हुआ होगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपके पास होगी। अब यहाँ पे अगर एरिया अलग अलग होगा तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे, इसके नीचे ही लिख देंगे। अगर मटेरियल अलग अलग है, इसका मटेरियल अलग है, इसका मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है, तो EB भी हम कॉमन नहीं ले सकते। उस केस में यही फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगी वो पुट करेंगे और उससे हमें टोटल इलांगेशन मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट था मेंबर इन सीरीज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंबर इन पैरेलल को डिस्कस करेंगे।